तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में कभी भी प्रश्न कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं। इस टॉपिक को हम इतना डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आपने अब तक इस टॉपिक को इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो कि आप देखते हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये इस टॉपिक से है या नहीं। तो हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताएंगे जो पॉइंट आपको भिन्न में ही मिलते हैं, लेकिन आप समझते हो कि ये किसी और टॉपिक का प्रश्न है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक। देखिए, ये जो भिन्न होता है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला दशमलव भिन्न, दूसरा होता है आपका साधारण भिन्न और तीसरा होता है आपका मिश्रित भिन्न। इस प्रकार से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। दशमलव भिन्न की बात करें देखिए, दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न वह होता है जिसका हर 10 हो या 10 का गुणज हो, और अंश और हर क्या होता है। जैसे कि हमने बोला 1/10 या बोला हमने 2/100। ये 10 है तो ये 10 हो गया, ये 100 है तो ये 10 का गुणज हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये जो होता है आपका, ये होता है आपका अंश, और ये जो होता है नीचे वाला, ये होता है आपका हर। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। साधारण भिन्न क्या होती है, जैसे कि हमने बोला 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी साधारण भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होगी, जैसे कि हमने बोला 1 सही 1/2 या 2 सही 3/4, इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जो होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, जब एक हिस्सा आपका पूर्णांक के रूप में हो और एक हिस्सा आपका भिन्न के रूप में हो तो उसे कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। ठीक, ये जो हिस्सा होता है आपका, ये आपका पूर्णांक होता है। ठीक, जैसे कि ये वाला हिस्सा पूर्णांक होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है दशमलव भिन्न, ये वाला जो पार्ट है, इसको हमें 2 भागों में और बांटना है। इसको 2 भागों में कैसे बांटा जाता है, समान दशमलव, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट समान दशमलव और असमान दशमलव। अब यहाँ पर समान दशमलव और असमान दशमलव ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। दशमलव के बाद समान संख्याएं हों। ठीक, और यहाँ दशमलव के बाद असामान्य संख्याएं हों। ठीक, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर 3.94 इस प्रकार से, या फिर 5.94
2 इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, 1 नंबर और ये दूसरा नंबर, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 1 नंबर और यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर है। पॉइंट के बाद यहाँ पर पहला और दूसरा 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद पहला और दूसरा 2 अंक हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में समझें 2.365 और दूसरा नंबर 2.50, इस प्रकार से हम समझें। यहाँ पे 0 हटा देते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर हैं और यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर 2 नंबर है। तो यहाँ पर असामान्य है, यहाँ पर समान है, ठीक। तो इस प्रकार से समान दशमलव क्या होगा, जब दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी वो समान होंगी, और यहाँ पर असमान दशमलव क्या होगा, जहाँ पर दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, असामान्य होंगी, ठीक। इस प्रकार से हम इन्हें बांटते हैं। फिर अब यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट था दशमलव भिन्न वाला, इसे हमने 2 भागों में बांटा था। पहला है आपका समान दशमलव, दूसरा असामान्य दशमलव। अब यहाँ पर असामान्य दशमलव जो होता है इसको भी हम क्या करते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं। तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर पहला होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। तो यहाँ पर जो असामान्य दशमलव संख्याएं हैं इनको हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। अब यहाँ पर ये जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें समझते हैं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, जब दशमलव के बाद निश्चित संख्याएं हों। जब दशमलव के बाद निश्चित संख्याएं हों तो उन्हें हम बोलेंगे शांत दशमलव। जैसे हम बोले यहाँ पर 2.365, जैसे हम बोलते हैं -2.365, ठीक। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर 14.7। इस प्रकार से संख्याएं जो हों, दशमलव के बाद जो संख्याएं हों वो निश्चित होनी चाहिए। दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो निश्चित होनी चाहिए कि हाँ हमारी इतनी संख्याएं हैं, ठीक। अब यहाँ पर अशांत दशमलव क्या होगा, जब दशमलव के बाद निश्चित संख्याएं ना हो, अनंत भी कह सकते हैं, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अनंत तक, तो वो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी अशांत दशमलव होंगी। लेकिन जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं इनका भी बंटवारा किया जाता है। तो उनका बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हम पढ़ रहे थे अशांत दशमलव, ठीक। अशांत दशमलव और अशांत दशमलव जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला आवृत्ति दशमलव और दूसरा होता है आपका अनावृत्ति दशमलव। सबसे पहला आवृत्ति दशमलव और दूसरा अनावृत्ति दशमलव, जो क्या है आपके
अशांत दशमलव के दो भाग होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, देखिए आवृत्ति दशमलव क्या होता है, जिस पर हम बार चढ़ा सकें। ठीक, जिस पर हम बार चढ़ा सकें, बार क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अभी। और यहाँ पर जिस पर हम बार ना चढ़ा सकें। ठीक, जिस पर हम बार चढ़ा सकें, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल 1.3, इस पर लगा है बार। अब बार लगता कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1.3333, इस प्रकार से ये अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका 3 है ये आपका बार बार आ रहा है, तो इस 3 पर हम क्या कर देते हैं, बार चढ़ा देते हैं और यहीं पर इसे फिनिश कर देते हैं। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे 4/3 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7.21, इस प्रकार से ये अनंत तक जाएगा। और इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 238/33। ठीक, इसे 7.21, इसे हम कैसे लिखेंगे, इस पर हम बार चढ़ा देंगे 21 पर। क्यों, क्योंकि बार बार 21 21 और 21 यही रिपीट हो रहा है, अनंत तक चलता रहेगा ये। तो इसमें क्या होगा कि 21 पर ही सिर्फ बार चढ़ा देंगे और इसे यहाँ पर फिनिश कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारा जो यहाँ पर ये होता है, इसे बार कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम आपको बताएंगे। तो इसे अब तक यहीं तक इतना ही समझ लीजिए, अभी हम बाद में इसे और भी आगे समझाएंगे डिटेल में, बार भी हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ और भी सारे टॉपिक हमें आपको पढ़ाने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 56.123, इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 2 3 पर बार चढ़ा रहे हैं, यानी कि 56.123 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से ये चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। और इसे हम लिख क्या सकते हैं, 18,689/333। ठीक, ये सॉल्व करने के बाद आता है बार को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव क्या, देखिए आवृत्ति दशमलव क्या होगा, आवृत्ति दशमलव जब किसी शब्द की या किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर किसी अंक की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पर जब अंक की आवृत्ति बार बार होगी तो उसी अंक को क्या करना है, हमें बार चढ़ा देना है, इसीलिए इसे बोल देते हैं आवृत्ति दशमलव। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, अनावृत्ति दशमलव, तो अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, जिस पर हम बार ना चढ़ा सके। जैसे पाई का मान, अब पाई का मान क्या होता है, 3.415, इस प्रकार से ये चलता रहता है, आपको ये पता ही होगा। तो आपको कम से कम इतना तो याद रहना ही चाहिए कि ये 3.415 होता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल 32.4632,819, इस प्रकार से ये चलता ही जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा -3.4632,819, इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक, ये माइनस का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि अशांत दशमलव क्या होगा, जब जहाँ पर पहला भाग है आपका आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव जहाँ पर हम बार चढ़ा सकें, यानी कि जिसके बाद क्या होगा, पॉइंट के बाद बार बार पर आवृत्ति होगी तो वो आवृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव क्या होगा, जहाँ पर पॉइंट के बाद आवृत्ति होगी लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं होगी, उस पर हम बार नहीं चढ़ा सकते, यानी कि हम उस पर बार नहीं चढ़ा सकते, तो वो क्या होगा यहाँ पर अनावृत्ति दशमलव। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
भिन्न को कुछ और भी भागों में बांटा जाता है। यहाँ से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे देख लेते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। यहाँ पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला उचित भिन्न और दूसरा आपका रहता है अनुचित भिन्न। ठीक, एक होता है आपका उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। इस प्रकार से इसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश जो हो उचित भिन्न में वो आपका छोटा होना चाहिए और हर जो हो वो आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से अनुचित भिन्न क्या होगी? जब देखिए, उचित भिन्न जो थी उसमें क्या था? अंश जो था वो आपका छोटा था और हर जो था वो आपका बड़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? अंश जो होगा वो आपका बड़ा होगा और हर जो होगा वो आपका छोटा होगा। ठीक, इसे दूसरे प्रकार से भी आप समझ सकते हो। जैसे जब भिन्न का मान 1 से कम हो। ठीक, जब भिन्न का मान 1 से कम हो और यहाँ पर जब भिन्न का मान 1 से अधिक हो। ठीक, जैसे कि हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पर अंश और हर क्या होता है ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। ऊपर वाली जो संख्या होती है, जैसे कि हम लिखें P/Q, तो यहाँ पर ये क्या होगा? आपका ये अंश होगा और ये जो होगा ये आपका क्या होगा? हर होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे उचित भिन्न में तो क्या होगा? अंश जो होगा वो आपका छोटा होना चाहिए और हर जो होगा वो आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 3/4, 4/5। ठीक, इसी प्रकार से 2/3। यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इन भिन्नों को जब कभी भी आप सॉल्व करोगे तब सदैव ही 1 से कम आपका मान निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर हैं आपके। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि एग्जाम्पल देखे जाएं तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि यहाँ पर 3/2, 4/3, जैसे कि 10/5, कुछ भी ले सकते हो आप। यानी कि सीधे सीधे सिद्धांत यही है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या आपकी छोटी होनी चाहिए, तब क्या होगा? आपका अनुचित भिन्न होगा। उचित भिन्न क्या होगा? कि ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी उचित भिन्न। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपका एक पॉइंट और होता है जिसे हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, तो उसे भी हम आपको पढ़ाएंगे, पर उसे हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पहला गुणन गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणन तत्समक सदैव
बन होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए किसी भी संख्या का यदि आप गुणन तत्समक पूछा जाएगा, गुणन तत्समक आपका पूछा जाता है तो वो सदैव ही आपका बन रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुणन तत्समक हमेशा ही उस संख्या को रिपीट कर देता है। जैसे कि अभी यदि आप किसी भी संख्या को यदि 1 से इंटू करते हो तो वही संख्या आपकी रिपीट हो जाती है, इसीलिए इसे गुणन तत्समक बोलते हैं। जैसे कि बोला जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर 4/3 का 4/3 का गुणन तत्समक क्या होगा आपका, तो 4/3 का गुणन तत्समक आपका 1 होगा। ठीक, एक ही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए ध्यान से समझिए, 4/3 गुणा 1 बराबर क्या आया आपका 4/3। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि बोल दिया जाए कि 3 का गुणन तत्समक क्या होगा, 3 का, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 × 1 = 3। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी किसी भी संख्या का यदि गुणन तत्समक पूछा जाएगा तब आप बताओगे कि 1 है। अब इसके बाद दूसरा है आपका योग तत्समक। ठीक, दूसरा है आपका योग तत्समक। अब ये योग तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या का योग तत्समक सदैव 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, यदि देखिए आप किसी भी संख्या में यदि 0 को ऐड करते हो तो आपका सदैव ही वही संख्या रिपीट हो जाती है, तो इसीलिए 0 ही होता है सभी संख्याओं का योग तत्समक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे 4/3 का योग तत्समक क्या होगा, तो आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका पूछा जाए, जैसे कि अभी इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 4/3 + 0, तो यहाँ पर हमेशा ही आपका क्या आएगा 4/3। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि देखा जाए कि 3 का, तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि 3 + 0 कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, अभी आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या जो गुणा करने पर मान 1 बना दे। ये चीज़ आपको यदि समझ ना आई हो, जैसे कि वह संख्या जो गुणा करने पर मान 1 बना दे, क्या बना दे आपका 1 बना दे। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप हमेशा ही बताओगे 3/4। क्या बताओगे 3/4। कैसे बताओगे, अब ध्यान से समझिए, यदि हम 4/3 का गुणा करें 3/4 से तभी तो आपका मान 1 आएगा। क्लियर है इतनी सी बात। यदि यहीं पर पूछा जाए 3 का, तो 3 का आप क्या बताओगे, 3 का आप बताओगे 1/3। कैसे, यदि 3 में यदि हम गुणा करते 1/3 से तभी आपका मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, 3 का क्या हो जाएगा 1/3। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, योज्य या ऋणात्मक योज्य या ऋणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य या ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होता है,
वह संख्या जिसे जोड़ने पर उत्तर 0 यानी कि 0 आए। जैसे कि यहाँ पर बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पर 3/4 का योज्य या ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 3/4 ये जो है इसे आप देखिए, ये है आपका प्लस का, जिस संख्या से पहले कोई भी यदि चिन्ह ना हो तो वो सदैव ही प्लस का होता है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, -3/4, 3/4 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर 3/4 माइनस का कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इसे सॉल्व करें 3/4 - 3/4, यदि ऐड करेंगे हम तो सदैव ही आप जानते हो प्लस यहाँ पर आएगा। जब ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो प्लस माइनस में जब कभी भी हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा और इसका आंसर सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका क्या हो जाएगा आपका -3/4। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे कि 2 का योज्य प्रतिलोम। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये क्या है आपका प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यही आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि -3/2 का पूछा जाए। ठीक, -3/2 का पूछा जा रहा है, तब आप क्या कर रहे हो, -3/2 का क्या हो जाएगा +3/2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पूछा जाता है आपसे -5 का क्या होगा, तो -5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा और प्लस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।